गुमराह करने वाले बहुत मिल जाते हैं ना, तो जैसे अपन किसी से पूछो तो वो ज्यादा बताते हैं कि मतलब इतने में कितना होगा, आपने इतने में होगा। आपने तो किसी से पूछा, कितना बताया? वो तो कम से कम 1 लाख के समथिंग बता रहा था कि मतलब 1 लाख आपका लगेगा ये वो। सर मैं ग्वालियर से हूँ हम्म, और मैंने अभी एक एनजीओ स्टार्ट किया है। ओके। तो सर उससे संबंधित मुझे जानकारी चाहिए थी। क्या जानकारी चाहिए थी, बताइए। सर जैसे अपन न्यू एनजीओ ओपन करते हैं, तो हम्म, सर जो फर्स्ट ईयर से जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट मिलना स्टार्ट हो सकता है क्या? देखिए, एक्चुअली आप जब एक एनजीओ ओपन करते हो ना, तो मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस किसी भी डिपार्टमेंट में मांगते हैं। चाहते हो, अगर आप काम करना चाहते हो तो कितना किसी सर? मदर एनजीओ से सर, आप काम ले सकते हो। मदर एनजीओ का नाम सुना है आपने? सर नहीं, अभी क्या स्टार्टिंग है तो इतना नॉलेज नहीं है। जो बड़ी एनजीओ होती हैं, ठीक है, जिनके पास बड़े प्रोजेक्ट्स हम्म। होते हैं, वो छोटी छोटी एनजीओ को वर्क दे देते हैं, है ना? तो उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप डायरेक्ट काम करना चाहते हो गवर्नमेंट के साथ या सीएसआर के साथ, वहां पर मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होता है। और जैसे मैं पहले किसी एनजीओ दूसरे एनजीओ में वॉलेंटियर की तरह कार्य कर रहा था, तो उससे कुछ हेल्प मिल सकती है क्या? हाँ, देखिए, उससे तो आपको एक्सपीरियंस ही मिला ना, एनजीओ कैसे रन करेंगे, आप कैसे क्या काम करेंगे। पहला तो आपका वो प्लस पॉइंट हाँ हो हाँ। गया, आपने काम किया एक एनजीओ में। देन अगर आप उनके हम्म। साथ, आपके उनके टर्म्स अच्छे हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हो अपनी एनजीओ का, है ना? एक कोलैबोरेशन होता है ना दो एनजीओ हाँ, का, उस तरीके का आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन और था। जैसे सर मैं 80G और 12A का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहूँ, हम्म। तो फर्स्ट ईयर में मिलता है कि कुछ टाइम बाद मिलता है? स्टार्टिंग जब, अब तो देखिए, पहले तो ये होता था मिनिमम 3 इयर्स रिक्वायर्ड होता था, बट अभी जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद चेंज कर दिया गया है। अगर आपकी एनजीओ नई है, 6 मंथ्स भी ओल्ड है, तब भी आप 12A और 80G का रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। यहाँ पर आपको उसमें ऐसा कोई बार नहीं है कि आपकी एनजीओ 3 साल पुरानी हो या इतने साल पुरानी हो। सर जैसे हमें सदस्य को घटाना हो, हम्म। जैसे कोई सदस्य हमारे में जैसे उस टाइम पे हमने ज्वाइन कर लिया, अब जैसे हमें हटाना है तो कितने टाइम पीरियड पे हटा सकते हैं हम? अब सोसाइटी है आपका, ये ट्रस्ट है, ये बताइए। मेरे सोसाइटी है। सोसाइटी है, कहाँ पे आपने एमपी एक्ट में रजिस्टर्ड किया होगा? हाँ, एमपी एक्ट में रजिस्टर्ड किया है मैंने। एमपी एक्ट में रजिस्टर्ड है, देखिए। अब होता यह है, जब आप रिमूव करना चाहते हो एक डेजिग्नेटेड पर्सन को, है ना? अब दो लोग होते हैं ना, सदस्य होते होंगे आपके डेजिग्नेटेड पर्सन, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर। तो उनका जो ऑफिस जो होता है, हाँ। उसके लिए तो आपको वो करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी सदस्य को हटाना चाहते हो, तो आप उन्हें हटा सकते हो, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। नहीं, मुझे बताया गया था कि नहीं, आप हटा नहीं सकते हो, उसके लिए आपको बहुत से मतलब प्रोसेस हैं, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद हटा सकते हैं। नहीं, किसने बताया? देखिए, मेन जो अगर आप अपने एक्ट में भी देखोगे, तो सदस्य को तो आप बदल सकते हो, आप रेजोल्यूशन पास करके भी उन्हें हटा सकते हो, ठीक है। आपका जो बायलॉज होता है, आप उसमें भी देखोगे कि अगर वो सदस्य एक्टिव नहीं है या किसी कारण से, वहां पे कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं कि आप उन्हें कब हटा सकते हो। तो उनके बिहाफ पे भी देखिए, रीजन होना चाहिए आपके पास, एक वैलिड रीजन। अगर जिन सदस्य को आपने हाँ ऐड कर दिया वो काम ही नहीं कर रहे हैं, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है आपके एनजीओ में, तो आप उन्हें जो रेजोल्यूशन होता है वो पास करके करवा सकते हो। और एंड जो आपका रिन्यूअल होगा, जिस टाइम पे आपका सोसाइटी का रिन्यूअल होगा, उस टाइम पे आप अपनी गवर्निंग बॉडी से भी वहां से हटा सकते हो, ठीक है ना? अभी अभी आप एक रेजोल्यूशन पास करके तो उसको आप काम कर सकते हो, और किसी को ऐड करना है तब भी आप एक रेजोल्यूशन ऐड करके सदस्य को जोड़ सकते हो। हाँ सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे हम लोग क्या है कि पहले जैसे हम किसी संस्था में कार्य करते थे, तो वो क्या सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाते थे। अच्छा। तो हाँ, तो उसी पर्पज से हमने एनजीओ स्टार्ट किया है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा सके। ओके, तो उसमें अच्छा, देखिए, तो जब आपने उस आपने जब अपना एनजीओ ओपन किया था, तब आपने अच्छा क्या सोचा था, ये बताइए, क्या विजन था आपका? मेन विजन क्या था? मेरा विजन ये मेन मेन विजन मेरा सामूहिक विवाह सम्मेलन से ही था। यही था। ओके। एंड एनजीओ के बारे में आपको हाँ क्या क्या पता है, ये बताइए। सर, मुझे इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने न्यू न्यू ओपन किया है, तो थोड़ी बहुत जानकारी ऐसे ही वीडियोस देख के आपकी, ज्यादातर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो जो भी नई वीडियो आती है तो उससे थोड़ा नॉलेज लेता रहता हूँ। ओके, चलिए, ठीक है। हाँ, देखिए, अब जैसे कि तो आप एक ऐसे ही। एनजीओ ओपन कर चुके हो, तो उसका एक मेन पर्पस आप ये समझ लो कि इसका जो टोटली जो आप इसमें काम करोगे वो सोशल डेवलपमेंट के लिए ही होगा। एक्चुअली होता ही है ना, हाँ
बहुत सारे लोगों को लगता है कि एनजीओ एक बिजनेस करने के लिए पर्पस के लिए मतलब ओपन कर लेते हैं, बट वो ये हाँ नहीं हाँ हाँ। होता है। इसमें देखिए जो आपको गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलती हैं या फंडिंग मिलती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में तो आप थोड़ा बहुत चल जाता है, बट अगर आपका मेन मोटिव ही बिजनेस का है या आप अर्न करना चाहते हो तो वो एनजीओ के लिए नहीं होता। ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं समाज नहीं सेवा में आप इसमें पूरी तरीके से डेडिकेशन से आप काम कर सकते हो। नहीं, वैसे अपना ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं इससे बिजनेस करूं, वैसे मैं सेल्फ कर रहा हूँ, अलग से करता रहता हूँ। बट हाँ। मैं मतलब जो कहा कि जैसे गरीब लोग हैं, जो सक्षम नहीं है, जो दहेज नहीं दे सकते हैं, हम्म, और जो ऐसा नहीं है कि मतलब अफोर्ड कर सकें शादियों को, तो अपन ऐसे गरीब लोगों की सहायता के लिए चला रहे हैं। ओके, नहीं तब ये अच्छा है, तब ये सक्सेस भी कर सकता है, आगे जाके ग्रो भी कर सकता जो मैंने एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, मैं है। ओके। अभी इन चीजों की जानकारी ले रहा हूँ कि क्या कैसे करवाना है, उसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊंगा सर। ओके, देखिए अभी बेसिकली आपको क्या करना है ना, अभी अपनी एनजीओ को आप ब्रांडिंग करिएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि आपकी अभी स्टार्टिंग है। ओके, अभी से आप जितना मजबूत कर लोगे फाउंडेशन को, अपनी एनजीओ की नींव को, तो वो आगे जाके उतना ज्यादा ग्रो कर पाएगी। ठीक, कुछ छोटे छोटे रजिस्ट्रेशन होते हैं जिनको लोग इग्नोर कर देते हैं, जैसे आपके आईएसओ सर्टिफिकेशन होता है, बट वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। आजकल मार्केट में फेक सर्टिफिकेट्स भी बहुत दे देते हैं 1000-1500 रुपए में, तो उन सब के चक्कर में ना पड़ो, बेटर है। बट जो भी आप चीजें करो वो लीगल और लेजिट करो, मतलब जो वैलिड हो, जिनको आप वेरीफाई कर सको, है ना। तो उस तरीके की ओके चीजों सर। पे फोकस करो। और आगे तक के लिए अगर आपको ग्रो करना है इसमें, तो कुछ एनुअल कंप्लायंसेस होते हैं, जैसे आपका आईटीआर होता है, ऑडिट होता है ना। तो इन सबको रेगुलर तरीके से फाइल करना। बहुत सारी संस्थाएं मिस्टेक करती हैं कि वो कभी आईटीआर ही नहीं फाइल कर रहे हैं अपना। नई एनजीओ है, आप जीरो पे फाइल करो, नील पे करो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। बट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो आप। तो अभी आपकी कितनी इयर्स कंप्लीट हो गए हैं इसमें, 1 या 2? नहीं, मेरी 6 मंथ कंप्लीट हुए। बैंक अकाउंट वगैरह सब आपने ओपन कर लिया है? हाँ, सब ओपन है मेरा। अभी हम लोग क्या है कि टीम बना रहे हैं थोड़ा थोड़ा। अभी तो फ्रेंड सर्कल में है, फ्रेंड सर्कल से मतलब उनके ही फ्रेंड वगैरह और जाते हैं, लोग वागों से मिलते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं उन लोगों को, तो वहां से भी काफी फायदा मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी आप जो एक्टिविटीज कर रहे हो उनको गजेट कराते हो, पेपर वगैरह में देते हो? हाँ, देते हैं। देखो अगर उनकी कटिंग आप, वगैरह भी रख लेते हैं। हाँ बेटर है, बट अगर आप इन केस कोई एक्टिविटी करते हो और वहां पर नहीं दे पाते हो तो उसको सोशल मीडिया पे जरूर अपलोड करना। ठीक है, वो प्रूफ होता है आपकी हाँ एक्टिविटीज, चाहे फेसबुक पे कर दो, ट्विटर पे कर दो, ये सब लीगल प्रूफ होते हैं। ठीक है, ये चीज का बेसिक चीजों का ध्यान रखना आगे तक के लिए, तो बेटर रहेगा, बेटरमेंट आगे के लिए बेटर रहेगी। जब प्रोजेक्ट लेने के लिए आप जाओगे, जब कोई ग्रांट लेने के लिए जाओगे ना, तब वर्क प्रोफाइल मांगते हैं आपकी, उस समय पे ये चीजें काम आती है। अभी से 3 साल पहले से जो लोग कर रहे हैं वही सब भूल चुके हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, एक्चुअली अवेयर नहीं होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर हैं और ज्योतिबा बाई फुले हैं, तो इनके लिए मतलब जैसे उनकी जयंती वगैरह मनाने के लिए अब हम लोगों को मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? वो अभी तो आपको मिनिमम 2 इयर्स वेट करना पड़ेगा। सर के लिए पूछ मिल रहा हूँ सकता कि है, जैसे देखिए अभी कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आप अपने वर्क प्रोफाइल को मेंटेन करिएगा, ऑडिट आईटीआर इन सबको मिस मत करना। लोग मिस कर देते हैं, थोड़ा सा अमाउंट देने के चक्कर में ये बड़ी बड़ी चीजें भूल जाते हैं और आगे जाकर के ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब आप कोई प्रोजेक्ट या ग्रांट या टेंडर फाइल करते हो उस समय पर रिजेक्ट हो जाता है, ये छोटा सा कारण होता है, बड़ा से बड़ा टेंडर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। बेसिक चीजें मजबूत करके चलोगे, अभी मैंने बताया ना, फाउंडेशन को मजबूत करके चलोगे तो आगे ग्रो कर पाओगे, है ना। पुरानी चाहे कितनी भी हो जाए एनजीओ आपकी, अगर उसकी ये चीजें नहीं होती है ना, तब कोई मतलब ही नहीं होता, फिर से शुरू करना पड़ेगा उन चीजों का। अभी से मेंटेन कर लोगे, आगे जाके कोई भी आप मतलब ग्रांट लेना चाहोगे, कोई भी प्रोजेक्ट आप रन करना चाहोगे, वो सभी आपको मिलने के लिए फिर चांसेस ज्यादा हो जाते हैं औरों के कंपैरिजन में। रेलवे और एटीजी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं सर, उसमें अपना मिनिमम खर्चा वगैरह या रजिस्ट्रेशन वगैरह कितना क्या फीस चार्जेस रहता है? हमारे थ्रू तो हम लोग बहुत कम चार्जेस में करके दे देते हैं। और इन जनरल क्या होता था, पहले तो बहुत एक्सपेंस हो जाता था, ठीक है, जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था उसके पहले। अभी इस समय में आप कराओगे तो काफी मतलब कम चार्ज में, आप कह सकते हो कि मिनिमम चार्जेस में भी आपका काम हो जाता है। गुमराह करने वाले बहुत मिल जाते हैं ना, तो जैसे अपन किसी से पूछो तो वो ज्यादा बताते हैं कि मतलब इतने में कितना होगा, आपने इतने में होगा। आपने तो किसी से पूछा, कितना बताया? वो तो कम से कम 1 लाख के समथिंग बता रहा था कि मतलब 1 लाख आपका लगेगा, ये वो। इतना देखिए, इतना चार्ज बियर करना एक नई एनजीओ के लिए बहुत मुश्किल होता है, अगर आप स्टार्ट कर रहे वही हो तो। तो।
एक चीज पूछना था, जैसे 12 ATG रजिस्टर करवाते हैं तो ATG का रजिस्ट्रेशन जैसे हो गया तो अपन किसी गवर्नमेंट कर्मचारी से फंड लेते हैं। देखिए गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं, वहां पे वो डोनर्स होते हैं, वो चाहे डोनर कोई भी हो, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, प्राइवेट एम्प्लॉय हो, कॉर्पोरेट एजेंसी हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो। हाँ नहीं, मैं मतलब पर्टिकुलर एक, जैसे पर्टिकुलर मान के चल रहा हूँ कि मैं एक वो गवर्नमेंट कर्मचारी है उससे ले रहा हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उससे ले रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ले रहा हूँ तो उसको इससे कुछ, जैसे आपकी वीडियोज मैंने देखा तो उसमें ये रहता है कि मतलब उन लोगों को कुछ डिडक्शन मिलता है, इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है। हाँ, तो वो अपना कितने तक दे सकता है अपन को? देखिए ये टोटली डिपेंड करता है, देने वाले तो लाखों करोड़ों भी देते हैं, ठीक है, डोनेशन फंडिंग कॉर्पोरेट्स भी देते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी डोनेट करते हैं। देखिए ATG का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई डोनर डोनेशन दे रहा है तो उसको इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, मतलब उसको टैक्स में छूट मिल जाएगी, ठीक है। 12 से ये होता है कि आपकी संस्था जो है वो कर मुक्त हो जाएगी, पूरी तरीके से टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी क्या होता है, अगर आप कोई डोनेशन लेने जाते हो तो लोग कहते हैं यार, मतलब इन मन में तो आता है ना कि हमारा क्या फायदा है, हर व्यक्ति आज के समय में फायदा ढूंढता है। तो आप कह सकते हो कि उनके फायदे के लिए ATG होता है, उनको इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाता है, भैया मैंने 1 लाख रुपए दिया, मुझे मेरा जो इनकम टैक्स है उसमें छूट मिल जाएगी, मेरा भी फायदा हुआ, एक तरफ मैंने दान भी कर दिया। तो इस तरीके की कुछ मेंटेलिटी मतलब कह सकते हो आप बने हुए हैं आज के टाइम में, तो उसके लिए भी आपकी एक NGO को यहाँ पर एक ATG का बेनिफिट मिल जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आजकल लोग फायदा ज्यादा ढूंढते हैं ना, तो इसलिए वहां पर वो बेनिफिट होता है। फंडिंग CSR, उसमें फिर रजिस्ट्रेशन अपन न्यू में भी करवा सकते होंगे? देखिए CSR रजिस्ट्रेशन अगर आपको कराना है तो 12 ATG आपके पास होना चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आप CSR 1 में रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। देन जब देखिए CSR का रजिस्ट्रेशन सिर्फ हो जाने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब आप CSR लेने जाते हो तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे टर्नओवर के क्राइटेरिया, या आपकी NGO 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी वो लोग मांगते हैं, आप उनको फुलफिल कर पाओ, है ना। लेकिन नई NGOs को मोस्ट, मतलब मैंने अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें नए NGOs को CSR नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं होता है नए NGOs के पास। अगर आपको ही अभी 2 करोड़ रुपए का CSR दे दिया जाए, अब क्या करोगे, खुद ही बताओ, कर पाओगे क्या प्रोजेक्ट्स? अभी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, नहीं इतना नहीं कर पाऊंगा। दिखता तो है हम लोगों की, हाँ इतना हमको पेमेंट मिल जाएगा, ये कर लेंगे, बट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उन चीजों को सक्सेस नहीं कर पाओगे आगे, और वो चीजें आपको दिक्कत करेगी फ्यूचर के लिए। इस वजह से जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, आखिर वो लोग बिजनेसमैन है ना, वो लोग आपसे ज्यादा दिमाग रखते हैं कि किसे देना है किसे नहीं देना है। तो और जानकारी जैसे मुझे कभी चाहिए हो तो कांटेक्ट कर सकता हूँ मैं? हाँ, आप कॉल कर सकते हो। मीटिंग के लिए तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी मीटिंग, एक्चुअली वेबसाइट है ना, वो नेम शो करती है हर किसी का, और वहां पे जाके आप वेबसाइट पे रजिस्टर कर लोगे तो इनकेस अगर आ जाता है नेम आपका, तो हो सकता है हम लोग फिर से दोबारा लाइव मीटिंग कर सके। बाकी कॉल सपोर्ट हमारी तरफ से आपकी हमेशा रहती है, ठीक है। थैंक यू सर।